हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना क्रैश कोर्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के थर्ड क्लास, ठीक है। जो कि आगामी एग्जाम के लिए जो इतने सारे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। जो कि डायरेक्टली तौर पर आपको एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सारे आपको एग्जाम में 100% आएंगे, ठीक है। जो भी दोस्त हमारे क्रैश कोर्स से अभी तक नहीं जुटे हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और इसका लाभ उठाएं। चलिए, क्वेश्चन है आपको, समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण किस प्रकार से मानव और पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो पूरे विश्व में क्या है, समुद्री क्षेत्रों का प्रदूषण बढ़ रहा है। जैसे क्या हो रहा है कि पहले तो आदमी नदी और तालाबी को गंदा करता था, अब धीरे धीरे समुद्र को भी गंदा करने लगा था। ऐसा क्या हुआ कि जो समुद्र है, समुद्र के जो तटीय इलाका जो है आपका, वो गंदगी होना चालू हो रहा है। मतलब कि जितना कचरा उचरा है सब कोई समुद्र में ही डाल दे रहा है। जो अभी बीच वाला जो हिस्सा है वो अभी तक स्वच्छ है, लेकिन जो साइड से जो है तटीय इलाका है वो गंदा हो चुका है। धीरे 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 गंदगी बढ़ती जा रही है। इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है ये कि इसमें रहने वाले जो जलीय जीव जंतु हैं, इनकी धीरे पर दिन क्या हो रही है, प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, जल प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। और इसके माध्यम से जो भी जलवाष्प बन करके हवा में मिश्रण हो रही है, जल वो प्रदूषित हो रही है। तो मतलब हवा भी प्रदूषण हो रहा है, जल भी प्रदूषण हो रहा है, और जलीय जीव इसका भी नष्ट हो रहे हैं। तो इस पर क्या हो रहा है, मतलब काफी ज्यादा हानि पहुंच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय विदेश नीति के वैचारिक मालाधारों की चर्चा कीजिए। यानी भारतीय जो विदेश नीति है, देखिए ऐसे समझते हैं, हम लोग का जो भारतीय विदेश नीति है, हम लोग का देश आजाद हुआ आपको 1947 में, ठीक है। कब हुआ, तो 1947 में आजाद हुआ, ठीक है। तो जब हम लोग 47 में आजाद हुआ और प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध के बाद, है ना, सेकंड विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ उसी के बाद हम लोग का देश आजाद हुआ। इसके बाद किसका दौर चला, 1945 से लेकर के 1991 तक ये आपको शीत युद्ध का दौर चला। इसमें दो महाराष्ट्र जो है ना शक्तियां हुआ करती थी, दो राष्ट्र शक्तियां होती थी। एक रशिया का भाग था, यूएसएसआर जिसे बोलते थे, और एक अमेरिका का ग्रुप था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच शीत युद्ध का दौर चालू हुआ। इस शीत युद्ध के दौर में हम लोग का क्या हुआ था, देश आजाद हुआ था। तो अमेरिका का चाह रहा था कि मेरे फेवर में आ जाए, और रशिया चाह रहा था मेरे फेवर में आ जाए। इसको बैलेंस क्रिएट करने के लिए भारत ने ना अमेरिका की तरफ गया ना रशिया की तरफ, इसने गुट निरपेक्षता को अपनाया, जो कि आगे चल करके काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। गुट निरपेक्षता का फल ये हुआ कि हम लोग रशिया के साथ भी अच्छा संबंध है और अमेरिका के साथ भी अच्छा संबंध है। ये आपको विदेश, ये सारा काम किसका रखा है, तो ये विदेश नीति का ही काम है, जिसके चलते आज हम लोग युद्ध में, हम लोग शीत युद्ध में भी नहीं पड़े और हम लोग अच्छा संबंध बना के रखे और प्रगति किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1960 के दशक में किन संकटों को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से किसे जाना जाता है, तो जब क्यूबा, कहाँ, तो क्यूबा में क्या हुआ कि सोवियत संघ, यूएसएसआर ने, पहले तो दो महाराष्ट्र शक्तियां हुआ करती थी, एक अमेरिका और यूएसएसआर। तो सोवियत संघ ने क्या किया, यानी यूएसएसआर ने क्या किया, क्यूबा में परमाणु मिसाइल लगाने चालू कर दिया, जिससे अमेरिका में हड़कंप मच गया। अमेरिका के जो उस समय राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, अब उनकी मंशा थी कि कैसे भी करके इसको रोका जाए। अमेरिका के लिए खतरे की घंटी थी, क्यों, क्योंकि क्यूबा में लग जाती तो क्यूबा में लगने से उसको दिक्कत थी। यहाँ पे परमाणु, मान लो कि कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो सीधे वो क्या कर देगा, यूज कर देगा। तो जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, वो चाहते थे कि यहाँ से हटाया जाए बिना युद्ध किए हुए, ठीक है, बिना युद्ध किए हुए क्या चाहते थे, वो वहां से हटाना चाहते थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से होती हुई यूएसएसआर की जितनी बड़ी युद्ध पोत और जितने मिसाइल वगैरह से लोडेड जहाज वगैरह जाती थी, उसको उसने क्या किया, सख्त रूप से रोक दिया, नहीं हम तुमको जाने ही नहीं देंगे उधर, ठीक। फिर धीरे धीरे मामला समझ गया और अच्छा ही हुआ
मतलब कि जो परमाणु युद्ध होने से क्या होता है कि मतलब कई पीढ़ी तक ना वो नष्ट हो जाती है। फिर धीरे धीरे देखिए सोवियत संघ के जहाजों को क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया, जिसमें ये हथियार वगैरह जाते थे। बोला कि नहीं, नहीं जाने देंगे तुमको, वहां पे पहुंचेंगे ही नहीं, वहां पे तुम पहुंचोगे नहीं तो वहां पे मिसाइल नहीं लगाओगे, ठीक है। तो यही था, ये काफी ज्यादा खतरा बन गई थी उस समय। जैसे ही क्यूबा में जो लगा रहा था तो ज्यादातर लोगों के और ज्यादातर के लोग आस पड़ोस के देशों में ये खतरा मंडरा दी थी कि अब तो लग रहा है कि परमाणु युद्ध चालू होगा, लेकिन इसको सूझबूझ और समझदारी के तौर पर इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया था। यानी पूरे विश्व में क्यूबा मिसाइल संकट बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू कौन थे और विश्व नेता के रूप में उनकी क्या भूमिका है। तो ये तो बताने की हमको तो शायद उम्मीद नहीं लग रही है, आप सभी को पता होगा कि भाई जवाहरलाल नेहरू कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, है ना, और सबसे लंबे समय तक कार्यकाल इन्हीं का था, ठीक। और काफी मतलब वे विश्व में शांति के महान दूत के रूप में विख्यात थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, तो अफ्रीका एशिया एकता और औपनिवेशीकरण और निरस्त्रीकरण के प्रयास किए और विश्व शांति के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की वकालत की। यानी जो जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या किया कि जो अफ्रीका का जो गुट था उसको इकट्ठा किया, मतलब मजबूत किए, और औपनिवेशीकरण किया, निरस्त्रीकरण किया, है ना, इस सब चीज का प्रयास किया। तो इसीलिए इनको क्या बुलाया जाता था, विश्व शांति का दूत। भारत शुरू से ही जो ना देश है विदेशों में इसी के लिए ख्याति प्राप्त है कि भारत जो है ना विश्व में शांति प्रिय देश है। इसलिए हम लोग देखिए परमाणु बम बना भी लिए हैं, लेकिन हम लोग का क्या सिद्धांतिक है कि फर्स्ट वार हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग ये नहीं, जैसे आपका रशिया का क्या है कि मतलब उसको लगेगा कि उस पर खतरा है तो वो क्या कर देगा, परमाणु मिसाइल छोड़ देगा। बट इंडिया का ऐसा नहीं है। इंडिया का स्लोगन है, इंडिया का ऐसा सरकार का मानना है कि हम फर्स्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद जो मान लीजिए आप कर दिए हम पे अटैक, तो इसके बाद हम सोचेंगे भी नहीं कि कितना मारना है और कैसे मारना है, ठीक है। मतलब फर्स्ट यूज नहीं करने का सिद्धांत रखा गया है, यानी शांति प्रिय देश हम लोग का भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के कारण बताएं। मतलब कि भारत जो है ना सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता बनना चाहिए। जैसे सुरक्षा परिषद यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जब हो रही थी 1945 में, कब हो रही थी, 1945 को हो रही थी, ठीक है, 45 को हुई। तो उसमें बहुत सारे देशों का मानना था, जो कि उसमें 5 अस्थायी देश हैं। तो जितने अभी तो 5 अस्थायी देश में आपको चाइना भी है, रशिया भी है, अमेरिका भी है, फ्रांस भी है ना, ये सारे देश हैं। तो ये देश चाह रहे थे कि इंडिया इसमें जुड़ जाए, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, अब जो कहिए, ठीक है, उस समय ऐसा हुआ यूँ था, उस समय का सिनेरियो ये था कि हमारे देश की जनसंख्या चाइना से कम थी। अभी तो चाइना से हम लोग भी क्रॉस करते हैं, मतलब चाइना से भी हम लोग की जनसंख्या ज़्यादा हो चुकी है। तो जनसंख्या हम लोग का चाइना से कम था और हम लोग बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वकालत किया कि हमको नहीं, इस रीजन में आप चाइना को दे दीजिए। चाइना बहुत बड़ा देश है और तो जनसंख्या में सबसे बड़ा भी आगे है, उसको दे दिया जाएगा, यानी हिंदी चीनी भाई भाई हम लोग। तो चाइना को मिल जाएगा तो समझ लीजिए हमको मिल जाएगा। और हुआ यूँ कि चाइना को परमानेंट सदस्यता बना भी दिया गया। लेकिन अब जो इंडिया बोलता है कि हमको परमानेंट सदस्य बनाइए जाए इसमें, क्योंकि मेरा जनसंख्या बड़ा है, लोकतंत्र सबसे बड़ा है ना, फिर मैं विकासशील देश में सबसे उच्च पर हूँ, सर्वोच्च पर हूँ, तो मुझे चाहिए। तो उसमें रूल्स है आपको कि जो P5 देश है, यानी परमाणु अस्थायी 5 जो देश है, वो सारे जब देश अप्रूवल करेंगे तभी आपको सदस्यता मिल सकती है। तो 4 देश तो अस्थायी सदस्यता के लिए अप्रूवल दे देते हैं, जब जब होती है तो दे देते हैं, बोलते हैं, और जो बाकी से देश भी हैं वो भी अप्रूवल करने के लिए बोलते हैं। लेकिन अरंगन कौन लगा देता है यहाँ पे, तो अरंगा चाइना लगा देता है। अब चाइना बोलता है कि नहीं, इंडिया को नहीं मिलना चाहिए। अब यही सोचिए, मतलब इंडिया ने जिसको कह करके दिलाया, आज वही कहता है कि इंडिया को नहीं मिलना चाहिए। और होता भी यही है, अभी तक हम लोग को अस्थायी मेंबर
नहीं बनाया गया है। इससे मिलने से फायदा क्या क्या होगा, देखिए अस्थायी मेंबर बन जाएंगे तो हम लोग को क्या फायदा हो जाएगा, तो फायदा ये होगा, कोई भी हम लोग को मतलब कोई ग्लोबल आतंकी घोषित करना होता है पाकिस्तान वाले लोग को, या कुछ भी ऐसा मुद्दा है, जैसे कश्मीर वाला मुद्दा जो था, जब जब भी उठता है या इससे रिलेटेड कुछ होती है, तो हम लोग को रशिया के पास या मतलब ना वो झुकना पड़ता है और रशिया से सहायता मांगना पड़ती है। यदि इंडिया उसका सदस्य हो जाएगा तो वीटो का यूज हो जाएगा, नहीं वीटो का पावर हो जाएगी, वीटो लगा देगा, मतलब उस मुद्दे को ही समाप्त कर दिया, बस खत्म हो गया काम। तो किसी से पैरवी उर्वी की जरूरत नहीं होती, लेकिन देखिए पता नहीं कब तक मिलेगी। ठीक है, इंडिया बोलता भी है कि जब बना था उसी समय हम इसका सदस्य भी थे, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी जनसंख्या हमारी है, सबसे विकासशील देश है, हमको दे दिया जाना चाहिए, ये अपना पक्ष रखता है। अब पता नहीं अब कब मिलेगा। ठीक है, यही है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, क्योटो प्रोटोकॉल ये क्या है। ठीक है, यानी क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसमें क्या होता है, जो कि पर्यावरण में दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, हम लोग की ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे कारण देख रहे हैं, मतलब आने वाले आप भी देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, यानी आने वाले 5 साल पहले, जो 5 साल पहले पीछे जितनी गर्मी लग रही थी उससे ज्यादा गर्मी अब लग रही है। तो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है वायुमंडल में, है ना, वायुमंडल में जो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सब जो ग्रीन हाउस गैस है, इसकी मात्रा बढ़ रही है। इसकी मात्रा बढ़ने से क्या होती है कि मतलब गर्मी ज्यादा होती है, मतलब मौसम बिगड़ जाता है। जैसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड में एक गुण है कि वो ऊष्मा को ऑब्जर्व करता है, इसी गुण के कारण सबसे ज्यादा जो है आपको ग्रह, एक ग्रह है जिसका नाम है शुक्र। ठीक है, क्या नाम है, शुक्र, क्या विनस भी हम लोग बोलते हैं, सबसे चमकीला ग्रह है। तो यहाँ पर चमकीला होने का और सबसे गर्म ग्रह होने का रीजन भी यही है, यहाँ पे सबसे ज्यादा CO2 की मात्रा होती है। तो हमारे वायुमंडल में जैसे ही CO2 की मात्रा और ये मीथेन और आपको ये मीथेन गैस हो गया और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें बढ़ी है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन गैस बोलते हैं, इससे वायुमंडल में गर्मी यानी टेम्परेचर बढ़ रही है। इसको मतलब कि ऐसा ना हो, इसको मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम किया जाए, इसके लिए पूरी दिस वर्ल्ड ने मिलकर क्या किया था, तो एक क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो में किया था, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया था। उसमें बोला गया कि सब देश मिल करके जिससे कार्बन उत्सर्जन की जो मात्रा है ना उसको कम करे। ठीक, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कांग्रेस सिंडिकेट का अर्थ क्या है, यानी जो कांग्रेस है उसका सिंडिकेट का अर्थ क्या है। सिंडिकेट ऐसे समझिए, अब कांग्रेस का गठन तो आपको पता ही है 1885 में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का गठन कब हुआ था, 1885, यानी देश आजाद होने से पहले। देश आजाद होने से पहले तक कांग्रेस का काफी योगदान भी है देश आजादी होने में हम लोग की। ठीक है, तो देश आजादी होने के बाद तक भी कांग्रेस का दबदबा आपको बना रहा, कब तक, 1970-75 के आसपास, है ना, इसका जो दबदबा है बना रहा। कोई विपक्ष में जो पार्टियां जो थी वो इसके फेवर मतलब कि उतने टक्कर की नहीं थी, है ना, चीट फूट पार्टियां थी, क्योंकि सरकार नहीं बनाने के फेवर में थी। जैसे ही इमरजेंसी लग गया, इसके बाद धीरे धीरे, तो देखिए क्या हो रही थी, मान लो कोई भी नेता वेता है, सीनियर है, सीनियरिटी के हिसाब से उनको पद मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये वंशानुगत जैसा हो गया कि हाँ चलिए जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, फिर इसके बाद उनकी बेटी हो गई, फिर ये कांग्रेस से फिर होंगे तो कौन होंगे भाई, तो राजीव गांधी हो गए, ऐसे ऐसे करते मतलब वंशानुगत के रूप में उन्हीं लोगों का कब्जा ज्यादा इस पर था। तो जो बाकी जो इसके मेंबर थे उन्होंने सोचा कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और विपक्ष वाले, इन लोगों ने क्या किया कि सब यूनिटी हो गए, यानी एकजुट हो गए, और एकजुट होकर के इनको सत्ता से हटाने के लिए काम किया। किनको, श्रीमती इंदिरा गांधी को, यानी इंदिरा गांधी जी को हटाने का काम के लिए इन लोगों ने क्या किया, पूरे गुट मिलाकर एक गुट का निर्माण किया। उस गुट को ही बोलते हैं सिंडिकेट। क्या बोलते हैं, सिंडिकेट। इन लोगों का जो प्राथमिकता थी, चाहे कोई प्रधानमंत्री बने लेकिन ये नहीं बननी चाहिए,
इन लोगों का यही प्रधान यही जो है ना मानसिकता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलाई लामा का भारत में शरण लेने का कारण स्पष्ट करें। जो दलाई लामा है वो भारत में शरण क्यों लिए? हुआ यूँ था कि जो चाइना है ना, चाइना से नजदीक एक देश हुआ करता था जिसका नाम था तिब्बत, है ना। अभी वो चाइना का पार्ट है। तो 1950 के आसपास, कब? 1950 ईस्वी में चीन ने क्या किया, तिब्बत पर कब्जा कर लिया अपने आप। और जो उसके पड़ोसी देश, हम लोग की जो इंडिया है, इंडिया को उसने ये बताया, भारत को उसने ये बताया चाइना ने, इसको हम काफी अच्छे तरीके से रखेंगे, इस पर कोई जोर दबाव नहीं होगा, ये मेरा हिस्सा हो जाए तो बेटर होगा। तो इंडिया ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि नया नया देश आजाद हुआ था, उस समय हम लोग की स्थिति उतनी बेटर थी भी नहीं। तो 1950 में क्या किया इसने, जबरन उस पर आक्रमण करके अपना हथियार लिया, अपने कब्जे में कर लिया। और क्या करने लगा कि उसने शोषण करना चालू किया। कहाँ पे? तो तिब्बत में। फिर लोगों ने उसका विरोध किया, तो विरोध को दबाने के लिए 1958 में क्या किया कि अपने सेना को उतार दिया। सोच सकते हैं, मतलब सेना को उतार दिया, इसके बाद और क्या हो गई, विद्रोह को भी वो दबा दिया। विद्रोह तो दब गई, लेकिन जो वहां के जो नेता थे विद्रोही के लिए, जिसका नाम क्या था, दलाई लामा। दलाई लामा अब उनको ना भागना पड़ा वहां से, और भाग करके कहाँ है, तो भारत में वो प्रवेश किए। ठीक। और 1959 ईस्वी में वो भारत से शरण मांगे कि सुनिए हमको क्या कीजिए, अपनी शरण में ले लीजिए। दलाई लामा के लिए जो स्पेशल आवास वगैरह बनाई गई है वो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, वहीं पर उनकी जो व्यवस्था है। और तिब्बत को जो एक तरफ से जो भी कहिए, उनकी जो सरकार उरकार है छोटी मोटी जैसी, यानी यहीं से जो हेड क्वार्टर ऑफिस तिब्बत आपको हिमाचल प्रदेश में भारत सरकार ने क्या किया है, अप्रूवल कर दिया है। आज भी जो दलाई लामा है वो भारत में ही रहते हैं। ठीक है, तो यही कहानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी और इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखिए, संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। कब हुई थी? अक्टूबर 1945 को, यानी 24 अक्टूबर को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई, और इसमें 5 अस्थायी देश शामिल हैं और 10 अस्थायी देश शामिल हैं। जो अस्थायी देश शामिल हैं उनको वीटो वोटो की शक्ति प्राप्त है और वो फिक्स होते हैं, और जो अस्थायी देश होते हैं, जो 10 होते हैं, उनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है बस। 2 वर्ष के बाद बहुत बदलते रहते हैं, जो कि उनकी संख्या 10। भारत भी कितने बार बन चुका भी है। तो इसकी स्थापना का उद्देश्य ये था कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, इसके बाद ऐसा माहौल ना क्रिएट हो, और मतलब कि एक तरफ से युद्ध वगैरह ना हो, रोकथाम करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक। और जन कल्याण, इसमें भी बहुत सारे, इसमें 6 अंग होते हैं, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड भी है अलग। तो जो कोई जन कल्याण हो, मान लो कि कोई अफ्रीकन देश में कोई देश है जहाँ पे कोई महामारी फैल गई, उसकी जो दवा वगैरह है या कुछ भी ऐसा है उसको मुहैया कराना इन लोगों का भी फर्ज बनता है। यानी इसकी स्थापना जो है, स्थापना का मूल जो उद्देश्य था, कोई वर्ल्ड में युद्ध ना होना, और जो है कोई भी देश में कुछ दिक्कत आपदा वगैरह आ जाए तो उसकी मदद करना, यानी सहायता करना, ये इसका उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जितने सारे क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपको 100% पेपर में आपको मिलेगा। जो भी दोस्त या भाई मेरे जो भी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, किसी कारणवश वो तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो हड़बड़ाने की बात नहीं है। आप ना मेरे क्लास से जुड़ जाइए और बस जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ते जाइए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, महिला राष्ट्रीय आयोग का गठन कब हुआ और इसके अधीन कौन कौन से उपायों को सम्मिलित किया गया है जिसके द्वारा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो? देखिए, महिला आयोग का जो गठन है ना, वो महिला के सुरक्षा के लिए, ये शुरू से ही मुद्दा है। अभी तक हमारे देश में जो है ना, ये मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा वाली जो मुद्दा है, अभी महिला आयोग का गठन वगैरह हो भी गया,
लेकिन अभी तक हम लोग उतने डेवलप नहीं हो पाए हैं। हाल फिलहाल की जो आपको घटना आपको याद होगी, जो कलकत्ता में हो गई या फिर कुछ साल पहले दिल्ली वगैरह में हुई थी, तो मतलब आज भी हम लोग का ना वो ऐसा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। महिलाओं को शिक्षा तो धीरे धीरे इनकी बढ़ रही है, भागीदारी भी बढ़ रही है, लेकिन हम लोग अभी भी बहुत इस मामले में बहुत हम लोग क्या हैं, पीछे। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा और कानूनी के अधिकार के लिए 1990 ईस्वी में संसद ने महिलाओं को राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के लिए एक सुझाव क्या किया, पारित किया कि बननी चाहिए। और क्या हुआ कि 31 जनवरी 1992 ईस्वी को महिला आयोग के जो गठन हुआ था उसका कार्यकाल भी चालू होने लगा। मतलब कि महिला आयोग आपको काम भी करने लगी। इससे ये फायदा होता है कि मान लो कोई महिला कुछ सेंसिटिव इलाका है, मतलब कुछ बताना है या उसके साथ कुछ गलत हो गया, तो पुरुष प्रधान मान लो जो है उनको बताने में संकोच होगी, या उसकी पैरवी है तो उसको मामलों को रफा दफा कर देगा या दबा देगा। उससे रिलेटेड उनको आने जाना है, सीधे महिला आयोग से कंप्लेंट कर देंगे। तो महिला आयोग में क्या होंगे, जितने सारे कर्मचारी होंगे सब महिला होंगी, उनकी बात सुनेंगी और वो दबाव बनाएंगी। इनकी काम होती ही भी है, और सही बात है, इनकी काम होती भी है और काफ़ी अच्छी तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है। और जो भी प्रशासन वाले या जो भी हैं, जो ऑफिस वगैरह में हैं, जिनको नहीं करते वाले होते थे, नहीं करते थे पहले, लेकिन महिला आयोग के डर से वो करना चल, नहीं तो वो अलग ऊपर से कार्रवाई करना चालू कर देगी। ठीक है, तो इन लोगों के लिए ये अच्छी चीज है। कब बना था महिला आयोग का गठन, कब हुआ था, तो 1990 में। उसका कार्यकाल मतलब चालू कब से हो गया, तो जनवरी 1992 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा और रोजगार में पुरुषों और महिलाओं की स्थिति में अंतर बताइए। देखिए, शिक्षा और रोजगार में अंतर बताने की बात तो आप भी जानते होंगे। जो है, महिला का शिक्षा स्तर कम है, यानी साक्षर महिला कम है, पुरुष की साक्षर ज्यादा है। तो बेसिकली चीज है, जो जितने ज्यादा पढ़े लिखे होंगे उनको रोजगार ज्यादा मिलेगी। तो महिलाओं को रोजगार कम है और पुरुषों की रोजगार ज्यादा मिलती है, अवसर भी ज्यादा मिलते हैं। इसी को देखते हुए बहुत सारे गवर्नमेंट ने क्या किया था, अपने राज्य विशेष में भी और सेंट्रल से भी महिलाओं को एक विशेष रूप से आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, जैसे कि क्या हो जाए, वो पुरुषों के इक्वल हो जाए। अब दिन पर दिन क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन उनकी जो है ना ये साक्षरता और इक्वलिटी बढ़ती जा रही है। और वो भी महिला लोग भी ना, आपको सारे जो है ना काम, ये आपको ट्रेन चलाना हो या हवाई जहाज चलाना हो, सब में सहभाग, मतलब कि पुरुषों के समकक्ष मिलाकर चल भी रही हैं, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 1961 में केंद्र सरकार के काका कालेकर आयोग की सिफारिशों की अस्वीकार करने के बाद राज्य सरकार को क्या परामर्श दिया गया था। देखिए, मई 1961 में काका कालेकर आयोग बनाया गया था, जो कि पिछड़ा जाति के लिए था। इनका मानना जो था ना, देखिए, इनको कैंसिल इसलिए किया गया था, जो काका कालेकर थे, इनको ये मानना था कि जितने सारे आरक्षण दिए गए हैं ना, इस सबको समाप्त किया जाए और सिर्फ एक ही आरक्षण होना चाहिए, पिछड़ा जाति का आयोग। तो क्या हुआ, इनके जो मुद्दा थे उसको ना वो कोर्ट ने क्या कर दिया, इसको खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा थोड़ा हो सकता है, सबको मिलना चाहिए, जो लोग भी पिछड़ गए हैं समाज में सभी को मिलना चाहिए आरक्षण, ठीक, हर जातियों को मिलना चाहिए। तो कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है। फिर इन्होंने क्या किया कि अपने राज्य से रिलेटेड होकर के राज्य सरकार को परामर्श दिया, यदि वे पिछड़े जातियों की निर्धनता में कोई कटौती तय नहीं कर पाए तो इसके लिए जाति के बजाय आर्थिक आधार पर भी अपनाना अच्छा होगा। मतलब अब ये इनको ये लगा, ये तो बिल इनका पास हुआ नहीं, तो इन्होंने राज्य सरकार को ये अपना मतलब समझौता दिया, मतलब एक सुझाव दिया कि ठीक है, आप जाति के आधार पर नहीं दीजिएगा तो कम से कम आर्थिक रूप से भी जो पिछड़े होंगे उनको दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद एवं राष्ट्रीय सरकार विषय पर संक्षिप्त नोट लिखिए। यानी क्षेत्रवाद और राष्ट्रीय सरकार के बारे में आप क्या जानते हैं। तो क्षेत्रवाद, देखिए, क्षेत्रवाद ने राष्ट्र के लिए चिंता उत्पन्न की है। मतलब अब हम मान लो हम बिहार से हैं, ठीक है,
क्या आप बिहार से हैं? आप बोलिए कि हमको भारत से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ बिहार से मतलब है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रवाद। इससे क्या होगा कि मान लो आपके कोई देश पर बाह्य आक्रमण हो गया या कोई आपदा वगैरह हो गई, तो आप तो उस समय बोलिए कि हम तो बिहार से, हमको क्या मतलब है। तो इससे घटा होगी, मतलब वो देश बढ़ नहीं पाती है, अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है। ठीक है, यानी क्षेत्रवाद जो है ना, ये चिंता थी। राष्ट्रीय सरकार को कई बार हथियार उठाकर उन्हें कुचलने का प्रयास कर रहे थे। अब ये भी होता है कि ऐसा कहा नहीं कर दिया जाए 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश, बिहार को इतना खूंखार बना दिया जाए कि पूरे पे राज करे, है ना। तो इसको दबाने के लिए नक्सल वगैरह हैं या बहुत सारे हैं संगठन वगैरह काम करते हैं, तो उनको दबाने के लिए सरकार को, सेना को मदद लेना पड़ता है कभी कभी, है ना, कार्रवाई वगैरह करना पड़ता है। ठीक है, चाहे वैसे भी सुने होंगे आप लोग कि पटना डिस्ट्रिक्ट का ये है ना बाहुबली है, क्रिमिनल है, या आरा डिस्ट्रिक्ट का ये बाहुबली है या क्रिमिनल है, तो उसको दबाने के लिए क्या करना होता है, सरकार को फोर्स की मतलब की जरूरत पड़ती है और उसको दबाता भी है। ठीक है, क्षेत्रवाद के समर्थक, गुट नेताओं आदि एवं देश सरकार के मध्य बातचीत की एकता एक लंबी प्रक्रिया भी है। कहीं कहीं क्या होती है, जो नक्सल वगैरह है कि मतलब मेरी मांग ऐसी होनी चाहिए या वैसी होनी चाहिए, इससे रिलेटेड सरकार क्या करती है, देखती है कि जायज मांग है या सरकार उसको मांग सकती है, तब उनको क्या करती है, उनके साथ टेबल टॉक कर लेती है, यानी वार्तालाप करके उस मामले को रफा दफा भी किया जाता है। जैसे नक्सल वाले जो लोग हैं, जो नक्सली इलाके में होते हैं, तो सरकार उनको भी मौका देती है कि जैसे एक बार हुआ था, ठीक है, कि वो अपना हथियार सरेंडर करे, उनको सरकारी नौकरी दे दी जाती थी। तो एक दौर था उस समय, तो ऐसा होता था, लेकिन अब तो संभव नहीं है, नहीं तो हर कोई नक्सल बन जाएगा, बोलेगा कि हम लोग सरकारी नौकरी चाहिए, तो ऐसा थोड़ा संभव होगा। लेकिन एक दौर था जब सरकार ने उनकी बात मानने के लिए बहुत सारे मुद्दे को, क्या चाहिए तो ये चाहिए, ऐसे चाहिए, अब कोई हमारे हमको ये आरक्षण चाहिए, ये विशेषता चाहिए, तो सरकार सारे जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू चेक करने के बाद यदि लगता हो सरकार को कि नहीं ये उचित मांग है या जायज मांग है, तो उनको क्या कर दिया जाता है, दे भी दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन ऐसा थोड़े बोलेगा, ऐसा तो आप बोल दीजिएगा कि हमारी मांगे पूरी करो, क्या भाई, तो हमारी मांग है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो थोड़ी बात है, ऐसा थोड़ी कोई मानेगा। मतलब आपकी मांग जो है ना वो देखते हुए नहीं वो किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971 में नई विश्व की व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो शीत युद्ध का दौर कब से कब चल रहा था, तो 1945, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो शीत युद्ध का दौर चालू हुआ। 1945 से लेकर के 1991 के बीच शीत युद्ध का दौर चल रहा था। दो महाशक्तियां थी, एक रशिया यानी यूएसएसआर और एक अमेरिका की शक्ति। इन दोनों के बीच अपने में युद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन मतलब शीत युद्ध का दौर था। आर्थिक रूप से उसको नुकसान पहुंचाना, उसको नुकसान पहुंचाना, गुटबाजी करना, है ना, कि आप उसके साथ चल जाएंगे तो मेरे साथ व्यापार बंद हो जाएगा, ऐसी तरह से यानी युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। ठीक, तो क्या हुआ कि 1991 ईस्वी में जैसे ही यूएसएसआर 11 देशों में, ठीक है, कितने देशों में, 11 देशों में जैसे ही टूट गया, ठीक, तो फिर एक ही को महाशक्ति बची, कौन, अमेरिका। ठीक है, वैसे आज ही रशिया महाशक्ति में ही आती है, लेकिन जितने पहले यूएसएसआर की शक्ति हुआ करती थी, आप ही सोचिए ना, आप आपकी कोई प्रॉपर्टी है ना, मान लीजिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इसको 11 भागों में तोड़ देंगे तो आपका एरिया कितना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो छोटा होने से क्या होगा, सारी रिसोर्सेस आपकी छोटी हो जाएगी। तो यूएसएसआर के टूटने से रसिया कमजोर हो गया और आपको अमेरिका सुपर पावर हो गया। तो नए युग की क्या हो गई, शुरुआत हो गई, और उसी तरह से अमेरिका की दबदबा चलना चालू हो गई और अभी भी चली रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इराक पर अमेरिका का आक्रमण के दो वास्तविक उद्देश्य होता है ना, यानी अमेरिका ने इराक पर युद्ध आक्रमण किया था, उसके दो कारण है। पहला कारण क्या है कि ओसामा बिन लादेन ने जैसे ही अमेरिका पर हमला कर दिया, तो ओसामा बिन लादेन कहाँ चला गया, अफगानिस्तान में। तो अमेरिका के जो उस समय जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने बोला कि ये तो बर्दाश्त करने लायक नहीं है,
इनको खोज कर मारा जाएगा। तो उन समय जो तालिबानियों का शासन था अफगानिस्तान पे, आज भी तालिबानियों का शासन है। फिर अमेरिका ने जो क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और तालिबानियों को सत्ता से बेदखल करके वहां पर लोकतंत्र की स्थापना कर दी और वहां पर सेना अपना स्थायी कर दिया। फिर इसके बाद उनको पता चला कि जो ओसामा बिन लादेन है, ये इसको फंडिंग या और जो है सहायता, वो उस समय खाड़ी देशों में अच्छा खासा देश हुआ करता था इराक। आज तो बहुत पिछड़ गया है, काफी खंडहर के रूप में हो गई है, अच्छा खासा देश खंडहर हो गई है। तो उससे उसकी फंडिंग हो रही है, उसकी हेल्प हो रही है। तो उसने क्या किया, बिना संयुक्त राष्ट्र से परमिशन लिए हुए उस पर अटैक कर दिया और उस देश को तहस नहस कर दिया। तहस नहस करके वहां के जो राष्ट्रपति थे, एक बोल्ड लीडर थे जिनका नाम था सद्दाम हुसैन। ठीक है, सद्दाम हुसैन को क्या किया गया, फांसी की सजा दिला दी। और जो वहां की सरकार बनी वो अपने हिसाब से आज भी अमेरिका वहां पे बनाता है। और जो वहां पे रिसोर्सेस है, जैसे तेल का कुआं, गैस वगैरह है, वो सारे रिसोर्सेज का 40% रिसोर्सेज पे किसका अधिकार है आज भी। 40 का मानिए कि वहां पर जितने सारे रिसोर्सेज हैं, ये सारा का अधिकार किसका है, अमेरिका का है। इसलिए आज भी वहां पे अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि वहां पर स्थिर हो, वहां पे एक अच्छी सरकार बने। क्यों, क्योंकि चाह देगा तो उसकी तो मतलब फायदा तो नहीं होगा। इसीलिए हमेशा वहां पे आज वो इराक, ईरान, ये सब इराक, ईरान जो है ना, ईरान पे भी पड़ गया है। देखिए आने वाले समय में देखिएगा ईरान की भी स्थिति वैसा ही होगा जैसा आपको इराक का हो गया। तो इराक की स्थिति कैसे हो गई, एक जीता जागता खंडहर के रूप में वो तब्दील हो गया। यही उसकी मुद्दा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चस्व का क्या अर्थ है समझाइए। देखिए वर्चस्व का अर्थ होता है मतलब शक्ति का इर्द गिर्द घूमना, है ना। एक ऐसा मान लीजिए कि मेरा वर्चस्व चल रहा है, क्या आपका वर्चस्व चल रहा है, घर में ही सोचिए ना, आपका वर्चस्व चल रहा है तो आप क्या चाहेंगे, जो हम चाहेंगे वही खाना बनेगा, हम ये खाएंगे तो इसी हिसाब से सब कोई खाएगा, या मेरा मन ये करने का तो हम ये करेंगे। वर्चस्व यानी खुद की जो इच्छा होगी वही काम होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं हमारी शक्ति के अनुसार। मतलब कि जो शक्ति है आपकी वही उसी सबको फॉलो, अपने तो फॉलो कर ही रहे हैं और जितने आसपास जुड़े लोग हैं उनको भी फॉलो करवा रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्चस्व। ठीक है, तो जो वर्चस्व जो है जैसे ही आपको पता ही होगा, जो ये 91 में जैसे यूएसएसआर टूट गया तो अमेरिका का वर्चस्व क्या हो गया, बढ़ गया पूरे वर्ल्ड पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्रुवीय व्यवस्था का आशय क्या है। आपको पता होगा पृथ्वी पर कितने पोल हैं, पोल मतलब ध्रुव होता है। तो कितने ध्रुव हैं पृथ्वी पर, 2 ध्रुव हैं। कौन कौन, एक उत्तरी ध्रुव, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, होती है ना उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जो एक ध्रुवता का अर्थ है यानी केंद्र, एक ऐसा केंद्र जहां से इसका भी कंट्रोलिंग पावर हो और इसका भी कंट्रोलिंग पावर हो, यानी दोनों ध्रुव पर कंट्रोल किया जाए, उसी को बोलते हैं एक ध्रुवता। शीत युद्ध के बाद क्या हुआ कि अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का पूरे वर्ल्ड पर एक ध्रुवता कायम हो गया और बहुत सारे देश जो हैं इसकी मदद भी किए। जैसे उस समय की जो है चाइना में खुले द्वार की नीति अपनाई गई, जिससे बहुत सारे अमेरिका ने भी सहयोग भी किया था, बहुत सारी कंपनियां जाके चाइना में खुल गई। ठीक, तो उसको भी फायदा हो गया और इनडायरेक्टली तौर पर वो सपोर्ट भी कर दिया किसको, अमेरिका को। अमेरिका की पूरे वर्ल्ड में क्या हो गई, एक ध्रुवता कायम हो गई, यानी वर्चस्व कायम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, यूरोपीय संघ और आसियान के 2 सामान्य उपयोगी निर्णयों का उल्लेख कीजिए। यानी यूरोपीय जो संघ है ना, और आसियान दोनों अलग अलग है आपको। कौन कौन, तो यूरोपीय संघ और आसियान, इनकी जो 2 समान जो है ना विशेषताएं बताना है। तो यूरोपीय संघ और आसियान दोनों अपने अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनी और कमजोरी, जैसे क्षेत्रीयवाद, किसके साथ क्या मुद्दा होनी चाहिए, किसके साथ व्यापार होनी चाहिए, कैसे व्यापार होना चाहिए, इसी से रिलेटेड आपको है ना। और साथ ही इन्होंने अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रों की व्यवस्था को कायम किया। इस क्षेत्र की देशों की अर्थव्यवस्थाओं
के समूह बनाने का देश में काम किया। मतलब ये लोग क्या किए, आसियान हो या आपको यूरोपीय संघ, ये लोग समूह बनाए, है ना। इन लोगों में समूह है, यानी एक समूह के तौर पर कि इतना देश इसमें जुड़ गया, इतना देश इसमें जुड़ गया, और समूह के तौर पर ये लोग सभी तरीके से आपको राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक बनाए और प्रगति भी अच्छी खासी हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय से आप क्या समझते हैं, है ना। तो देखिए, यूरोपीय आर्थिक जो समुदाय है ये शीत युद्ध के दौर में शुरू हुआ था और ये सबसे अधिक प्रभावशाली समुदाय था। इसे यूरोपीय बाजार भी कहा जाता था। एक क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, यूरोपीय बाजार किसे कहा जाता है, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय को क्या कहा जाता है, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय को आपको यूरोपीय बाजार भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे देश जुड़े। कौन कौन जुड़े, तो इसमें फ्रांस हो गए, पश्चिमी जर्मनी हो गए, इटली हो गया, नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, है ना। ये सारे देशों ने क्या किया, एकजुट होकर के और अपना व्यापार वगैरह अच्छा खासा किया और मतलब मिली जुली की कारोबार करना चालू कर दिया। ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि इसको देख करके ब्रिटेन को भी मन हुआ कि वो इसमें जुड़ जाए। तो ब्रिटेन ने क्या किया, इसको इनडायरेक्टली के तौर पर वहाँ पे मतलब बोला कि हमको भी इसमें शामिल किया जाए। ठीक है, तो ब्रिटेन को आपको 1973 ईस्वी में, कब, 1973 में इसको ब्रिटेन को भी आपको शामिल कर दिया गया। कब किया गया, 1973 में ब्रिटेन को शामिल कर दिया गया। और 1961 में क्या किया गया था, इसका नाम भी चेंज कर दिया गया। इसका नाम आपको यूरोपियन आर्थिक संघ कर दिया गया। क्या कर दिया गया, तो इसकी जो नाम है यूरोपियन आर्थिक संघ कर दिया गया। ठीक है, और 73 में इसकी सफलता को देख करके इंग्लैंड यानी लंदन भी इसमें, सॉरी इंग्लैंड भी इसमें क्या हो गया, शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे और श्रेणी में आते हैं, क्यों। मतलब ये बताना है जो आतंकवाद है वो कैसे खतरा है, मतलब प्राथमिक श्रेणी में आएंगे या कैसे आएंगे, ये आपको बताना है ना। देखिए पूरे विश्व पर, ऐसा नहीं कि भारत पे ही, पूरे विश्व पर आतंकवाद जो है ना ये वैश्विक मुद्दा है। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर आतंकवाद का खतरा मंडराता नहीं है। कम या बेसी सब देशों पर ऐसा है। जैसे हम लोग का देश का है, हम लोग का मजबूरी ये है कि हम लोग का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, और तो मजबूरी है कि हम लोग आतंकवाद से हर साल कितने सारे भाई जो फौज डिफेंस में है वो मारे जाते हैं, और कितने सारे निर्दोष भी मारे जाते हैं जो बॉर्डर से इलाके के आसपास हैं। उन लोगों का मकसद ही ऐसा ही होता है कि निर्दोष को मारा जाए, है ना। तो ये वैश्विक मुद्दा है, ऐसे समझिए। इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं। मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये लोग आम आदमी को नहीं मारते हैं या फौज से नहीं लड़ते हैं। नहीं, ये लोग का मुद्दा होता है कि जितने सारे निर्दोष को भी मारो, है ना। इनका मुद्दा मेन यही रहता है कि निर्दोष को, जैसे आपको पता होगा ये लोग जब अटैक किए थे ताज होटल पर, तो उसमें कितने सारे निर्दोष मारे गए थे। बताइए उनकी क्या गलती थी, कोई गलती थी। ये सब आया और मतलब प्लानिंग के तौर पर कैसे आ करके और वो मारना चालू कर दिया। मतलब ये भी नहीं देखा कि कौन बच्चा है, कौन बूढ़ा है, कौन बीमार है, कौन क्या है, गोलियां चलाना शुरू कर दिया। कैसे कैसे करके कितने सारे उस समय आपको सिपाही और सैनिक मारे भी गए थे, डिफेंस से लोग मारे भी गए थे, और लास्ट में उसको कसाब को पकड़ा गया, फिर उसको काफी ज्यादा पीटा उठा, अपना वो कारोबार चालू किया गया। पता है वो प्लानिंग के तौर पर, वो हाथ में वो कलावा, वो कच्चा सूत वगैरह बांध करके, इस पर मूवी वगैरह भी बनी है, कैसे वो आया था। उसको पिटाई हुई तो बता दिया कि हम पाकिस्तान से ऐसा ऐसा, इंडिया वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मानने से इनकार कर दिया कि हाँ ये है। फिर बाद में बोला कि हाँ हाँ मेरा है, फिर केस वगैरह लड़ रहा था। फिर बाद में आपको प्रणब मुखर्जी की जब राष्ट्रपति थे तो उनको क्या किया गया कि क्षमादान की, बताइए अब ऐसे ऐसे आदमी क्षमादान के पास, राष्ट्रपति के पास भेजे, कौन मुद्दा से भेजे और राष्ट्रपति कैसे उसको माफ करे, संभव ही नहीं है। राष्ट्रपति ने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। और एक ही बार क्षमादान की शक्ति आप, मतलब कि एक ही बार क्षमादान राष्ट्रपति के पास पत्र भेज ही सकते हैं। फिर इसके बाद डिसीजन आया कोर्ट का फांसी की, और इसके बाद उसको फांसी दे दिया गया। ठीक है, यानी जो आतंकवाद की जो मुद्दा है वो कम या बेसी सब देशों में है, यानी इसे ग्लोबल खतरा भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इन लोगों का काम यही होता है, निर्दोष को मारो,
या जो इनकी मांग है, मान लो कि कोई आतंकवादी पकड़ा भी गया है तो उसको छुड़ाने उड़ाने के लिए क्या भाई 10 बच्चे या 50 बच्चे या 100 बच्चे उनको कब्जा कर लो, सरकार मेरी बात मान जाएगी। बताइए ऐसा करते हैं सब, यानी ये सब बेकार ही जीता है, सब खतरा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत मानव अधिकारों का प्रबल समर्थक क्यों है ना? यानी मानव अधिकार का प्रबल समर्थक क्यों है, मतलब भारत मानव अधिकार को काफी सपोर्ट करता है। इसके 3 कारण आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए, मानव अधिकार का अर्थ होता है कि जो प्रत्येक मनुष्य को पहचान देने के लिए नाते आवश्यक की महत्व होती है, यानी सबका अपना अपना राइट, यानी अपना अपना अधिकार, इसे ही मानव अधिकार भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और भारत क्या करता है, इसको काफी ज्यादा प्रबल समर्थक भी है। इसके निम्नलिखित कारण है, ये आपको कारण है, देखिए, हाँ कारण ये है आपको कि भारत, सॉरी यहां से है ना, भारत का यह मानना है कि आधुनिक युग में कोई भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश महान अधिकारों के बिना न तो प्रगति कर सकता है और न ही उस देश में शांति स्थापित हो सकती है। भारत का ऐसा मानना है, कोई भी देश हो, या गरीब हो या अमीर हो, या डेवलप हो या अनडेवलप हो, उसको जब तक आप मानव का अधिकार नहीं दीजिएगा, उसका राइट नहीं दीजिएगा, उसको कोई काम करने की, अब मान लो कोई काम कर रहा है, उसको कोई जाकर बंद कर दे या सरकार बोले कि तुमको नहीं करना, तो उसकी डेवलप कहाँ से हो जाते हैं, है ना? तो भारत क्यों इसका फेमस करता है, कोई भी देश है जो आपको शिक्षित, सॉरी डेवलप है, अनडेवलप डेवलप है ना, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मानव को आपको स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मानव को अधिकार देना अनिवार्य समझता है। मानव अधिकारों अधिकार ऐसा अधिकार है जो कि मानव की उन्नति प्रगति के लिए अति आवश्यक है। मानव अधिकार जो है ना, किसी मनुष्य को अधिकार आप दीजिएगा तभी तो वो क्या करेगा, डेवलप करेगा, प्रगति करेगा और उन्नति करेगा। तीसरा है आपको, भारत विश्व शांति तथा मानवता के उत्थान के लिए विश्वास रखता है। यानी भारत जो है, शुरू से ही भारत एक शांति प्रिय देश है और इसका मानना यह है कि आपको मतलब मनुष्य की उत्थान जो है ना, उसकी प्रगति जो भी है, तब तक संभव नहीं है जब तक उसको अधिकार नहीं दीजिएगा। और मानव अधिकार आपको 10 दिसंबर, हर एक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो हर वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष, है ना, प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को संपूर्ण विश्व में मानव अधिकार के रूप में क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की जो है ना घोषणा पत्र को, ठीक है, यानी 10 दिसंबर 1948 को घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया था कि हाँ, सभी देशों ने क्या बोला कि ऐसा होनी चाहिए, मनुष्य को एक अपना राइट होनी चाहिए। इसके लिए कब, तो 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को विश्व में जो है ना, ये आपको विश्व ने इसको क्या किया था, घोषणा पत्र को स्वीकार किया। और संयुक्त राष्ट्र के जो इतने सदस्य थे, यानी आपको स्थायी और अस्थायी और जो जितने सारे देश हैं, इन लोगों ने भी क्या किया, इसका समर्थन किया कि हाँ हाँ, मनुष्य को एक मानवाधिकार देना जरूरी है। फिर इसको देखिए, अब एक तो रीजन ये है कि 10 दिसंबर को ये चालू हुआ था, घोषणा पत्र मिली थी इसको, और ये जो है 10 दिसंबर 1948 ईस्वी, कब, 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को घोषणा पत्र को स्वीकृति भी मिल गई थी। इसीलिए हम लोग हर वर्ष, कब, तो हर वर्ष हम लोग क्या करते हैं, 10 दिसंबर को, है ना, क्या मनाते हैं, तो विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। यानी जो इसकी घोषणा हुई थी, घोषणा पर हस्ताक्षर भी हुई थी, कब, तो 1948 में, 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को इसको स्वीकृति मिल गई कि हाँ, आपको मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाना जरूरी है। और 10 दिसंबर इसी के चलते क्या होता है, हर एक साल हम लोग 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
निरस्त्रीकरण शब्द को स्पष्ट कीजिए। आखिर ये शब्द होता क्या है? तो देखिए, मानव का संहार करने वाले शस्त्र, अस्त्र और शस्त्रों के निर्माण में बंद होने चाहिए। यानी ऐसा मतलब कोई बम, गोला बारूद नहीं बना दीजिए जिससे कि आप प्रकृति की सुरक्षा हो या मानव के अस्तित्व पर भी खतरा हो। जैसे आपको परमाणु बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, है ना। तो इसके चलते क्या हुआ था, इन लोगों ने एक गुट बना करके, मतलब सभी देशों ने एक सहमति बनाकर संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत इसको बोला गया कि देखिए, आप अपनी सुरक्षा के लिए जो भी आप परमाणु बम बनाए हैं, अब मत बनाइए, बम के रूप में उसको मत बनाइए। हाँ, आपको बिजली उत्पादन करना है या जो भी और सारी रिसोर्सेज उससे प्राप्त करनी है तो कीजिए, बट गोला बारूद के रूप में उसका यूज नहीं कीजिए, क्योंकि वो क्या है, मानवता के लिए खतरा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि 1945 ईस्वी में अमेरिका ने बम गिराया था जापान के नागासाकी और कोहिमा पर, और उसके बाद क्या हो गई, अभी तक, यानी अभी तक वहां पे नागासाकी और कोहिमा पर बच्चे जो है ना विकलांग पैदा उदा होते हैं। मतलब कितना समय हो गया, मतलब कई पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो इसी को ना हो, गोला बारूद के रूप में ना बने, इसी के लिए इसका गठन हुआ था और बोला गया कि ऐसा आप लोग नहीं कीजिए। किसके थ्रू? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पास किया गया था। यदि हम आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता ही होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या है 5 और अस्थायी सदस्यों की संख्या है 10। जो अस्थायी सदस्य हैं वो हर एक 2 साल के बाद उनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है, यानी बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जन आंदोलन की प्रकृति पर अति लघु टिप्पणी लिखिए। मतलब जो जन आंदोलन है उसे आप क्या समझते हैं? ऐसे समझते हैं, जन आंदोलन वे आंदोलन है जो प्रायः समाज के संदर्भ में क्षेत्र और श्रेणी अथवा स्थानीय हितों की मांग के लिए और समस्याओं से प्रेरित होकर प्रायः लोकतांत्रिक तरीके से चलाए जाते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जन आंदोलन कहते हैं। मतलब किसी को दुख नहीं हो, किसी को दिक्कत नहीं हो, समाज में यदि कोई त्रुटियां हैं तो उसको दूर करने के लिए कानूनी तौर पर एक आंदोलन किया जाता है, उसे ही जन आंदोलन कहते हैं। जैसे आपको याद होगा, भारत में 1973 के आसपास का, तो 1973 में एक आंदोलन छिड़ा था जिसे हम लोग बोलते थे चिपको आंदोलन। क्या होता था, जंगलों की कटाई ज्यादा तेज से होती थी, तो वहाँ के जो समुदाय के जो लोग हैं, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनका नाम था एक सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। उन लोगों ने क्या किया था, पेड़ पर ही चिपक जाते थे, उसी का नाम रख दिया वो लोग चिपको आंदोलन, कि नहीं अब काटने आपको इसको नहीं देंगे, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए। ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किन्हीं उन प्रमुख 4 नेताओं का नाम उल्लेख कीजिए जो समाज के दलित कल्याण के लिए प्रयास किए थे। तो ऐसे तो बहुत सारे नेता हैं और अभी भी हैं जो काम करते थे और पहले भी थे, जिन्होंने क्या किया, दलित समाज के लिए काफी अच्छा योगदान दिया और मतलब काम किया। जैसे उसमें सबसे जो प्रमुख है आपको, देश आजाद होने से पहले किनका योगदान था, यानी शुरू से ही, और देश आजाद होने के बाद तक किसका योगदान था, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, तो जो है ना, ये आपका नाम सुने होंगे, ज्योतिबा फुले, है ना। इन्होंने क्या किया था, तो समाज में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए आवाज उठाई और संगठन बनाए थे। और इनका जो लेखन कला था काफी स्ट्रॉन्ग था, तो निबंध वगैरह, साहित्य वगैरह लिख करके लोगों को क्या किया, जागरूक कर रहे थे। ये ब्राह्मणवाद के सख्त विरोधी थे, यानी कट्टर क्या थे, ये विरोधी थे, यानी छुआछूत ये सब ब्राह्मणवाद को ना, ये ब्राह्मणवाद को नहीं मानते थे, यानी विरोधी थे। कौन? ज्योतिबा फुले। फिर एक और नेता आपको हुए करते थे, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे हम लोग प्यार से बापू या गांधी जी बुलाते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हरिजन शब्द इनका ही दिया हुआ है, और हरिजन सेवक संघ का भी इन्होंने निर्माण किया था, जिसके पहले जो अध्यक्ष थे वो घनश्याम दास बिरला बने, यानी खुद नहीं बने थे, मतलब दूसरे को ही बना। और जो हरिजन का अर्थ होता है हरि के जन, यानी भगवान के सदस्य को, ये हरिजन जो शब्द है ये दिए थे आपको गांधी जी ने। फिर आपको है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका भी काफी ज्यादा योगदान है। इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए, जैसे संविधान बन रहा था तो संविधान बनाने में इनकी अहम योगदान थी, क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इन्होंने क्या किया कि दलितों की जो छुआछूत की जो व्यवस्था थी और जो वो लोग
समाज में बेचारे बिछड़ गए थे, उनको देखते हुए इन्होंने उनके लिए विशेष रूप से आरक्षण या जो और सारे नियम जो कानून है जो जुड़ने चाहिए, और समाज को सुधार तो बहुत समय लग गए बहुत, लेकिन अब तक बहुत सुधर भी गया है। तो सारा योगदान किनको जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को भी जाता है। इन्होंने काफी योगदान किया है समाज के लिए। नेक्स्ट जो आपको नेता आते हैं वो जो है वो है आपको काशीराम, है ना। कौन है? काशीराम। ये जो है इनका भी योगदान था। इनकी ये सरकार है अभी प्रेजेंट में, आपको बासपा के नाम से सुनते होंगे, जो कि आपको उत्तर प्रदेश की प्रमुख पार्टी है ये बासपा। इसकी जो अभी इनकी जो बेटी है ना, तो मायावती जी हैं। कौन है? मायावती जी हैं, ठीक। तो इनका भी अच्छा पकड़ था और अभी भी इनकी बेटी राजनीति से जुड़ी है और जन कल्याण में काम कर रही है और दलितों का उत्थान काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद का क्या अर्थ है, अथवा सुरक्षा परिषद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। यानी आप लोग सुरक्षा परिषद, है ना, यानी सिक्योरिटी काउंसिल से समझते क्या है? तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय का समान है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र है ना, उसका क्या है? एक कार्यालय है। इसमें 5 सदस्य हैं, अभी बताए थे आपको। कितने सदस्य हैं? अस्थायी रूप से 5 सदस्य देश आते हैं। कौन कौन? तो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और रूस। कौन कौन है? तो अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, चीन है और रूस है। जैसे 1991 ईस्वी में पहले तो यूएसएसआर इसका अस्थायी अध्यक्ष था, तो जैसे 11 भागों में टूट गया यूएसएसआर, तो बोला गया कि अब तो रशिया तो नहीं रहेगा। तो फिर बोला गया कि सबसे प्रमुख तो रशिया ही है ना, 11 जो देश हैं उसमें सबसे अहम योगदान तो इसी का, तो रशिया को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। नहीं तो यूएसएसआर पहले हुआ करता था। तो अभी कितने हैं? तो 5 अस्थायी देश हैं। और अस्थायी देश कितने होते हैं? तो 10 होते हैं, जिनकी जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्षों के लिए होता है। भारत इसमें कितना बहुत बार सदस्य भी बन चुका है अस्थायी, ठीक है। हम लोग किस पर अभी कोशिश कर रहे हैं? अस्थायी सदस्य बनने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का महासचिव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वो उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र के कार्यों का संचालन करने के लिए एक सचिवालय होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इसके जो अध्यक्ष होते हैं इनको ही हम लोग बोलते हैं महासचिव। यानी संयुक्त राष्ट्र के जो संचालन के लिए जो सचिवालय होता है, सचिवालय के जो अध्यक्ष होते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं महासचिव। ठीक है, सर्वप्रथम किसको बनाया गया था? तो आपको नॉर्वे के थे त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली थे। फिर अभी दिन फिर बढ़ते जा रहे हैं, फिर दूसरा को भी मौका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यानी संयुक्त राष्ट्र का सिद्धांत क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र ने अपने उद्देश्यों की सिद्ध के लिए बहुत सारे सिद्धांत को रखा है। उसमें क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र सदस्य प्रभुत्व और संपन्नता समानता के सिद्धांत में विश्वास रखता है। यानी सभी जो राष्ट्र हैं उनकी प्रभुत्ता, उनकी सीमाएं, अखंडताएं, उनकी कल्चर बरकरार रहे, इसकी सुनिश्चित करता है। और क्या करता है? तो सबको एक समान यानी इक्वलिटी की भावना हो। और क्या है? तो जो उनकी जो जिम्मेवारियां हैं, जैसे ईमानदारी होना, निभाना है अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, वर्ल्ड के प्रति, है ना, इसकी भी जिम्मेवारी है कि वो लोग क्या करते हैं कि ऐसा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब और कहां हुआ था, और कौन सी 3 बातें प्रमुख थी? तो जो पहला जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। कहाँ पे हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। यानी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन 1961 ईस्वी में हुआ था। वह कहाँ था? तो बेलग्रेड में हुआ। ठीक है, गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? यानी कोई भी गुट में वो नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें 5 देश हुआ करते थे। कौन कौन? भारत, मिस्र, ठीक है, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घना।
इसे ही ये लोग गुटनिरपेक्ष बोलते थे, यानी रशिया की तरफ नहीं और न ही अमेरिका की तरफ, ये न्यूट्रल रहते थे। शीत युद्ध के दौर में ये लोग क्या बोलते थे? न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थ का धर्म निभाना नहीं है। तटस्थता मतलब क्या होता है? तटस्थता का अर्थ क्या होता है? देखिए तटस्थता का अर्थ होता है कोई भी, मतलब गुटनिरपेक्षता का अर्थ, तटस्थता का अर्थ धर्म निभाना भी नहीं है। तटस्थता का अर्थ आपको ये होता है कि युद्ध में शामिल नहीं होना। सीधी सीधी बात यह है कि आपको तटस्थता का अर्थ होता है कि कोई भी युद्ध में हम शामिल नहीं होंगे। वैसा हम गुट में शामिल नहीं होंगे जिसमें युद्ध, मारपीट, लड़ाई झगड़ा हो या कोई दूसरे देश पे आक्रमण वगैरह करना हो, तो हमको सैनिक रूप से जो गठबंधन हो जिसमें युद्ध वगैरह हो उसमें हम क्या करेंगे? शामिल नहीं होंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं तटस्थता। ठीक है, नीति का पालन करना है। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश, यह जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। अब ये भी जरूरी नहीं है कि हम युद्ध में शामिल नहीं है तो युद्ध को समाप्त करें, आपकी ओर से लास्ट में फेवर में लड़ जाए या जो भी करें, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको काफी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।